गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बियोलॉजी से चैप्टर नंबर 3, टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि एंजाइम जो है ना किस तरह से काम करते हैं और एंजाइम के अंदर किस तरह से कैटालिसिस हो रही होती है। तो याद रखना dear students, enzymes are very sensitive in their function and environment. एंजाइम जो है ना उस जगह के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हसास होते हैं जहां वो काम कर रहे होते हैं। तो वहां के एनवायरनमेंट को, वहां की सेंसिटिविटी को मलहूज़ खातिर रखा जाता है, हर चीज को चेक एंड बैलेंस की देखा जाता है। एंजाइम्स हैव वेरी स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड देयर ऑन 3-dimensional कॉन्फ़िगरेशन। के एंजाइम जो है ना, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं, इनकी एक स्पेसिफिक केमिस्ट्री है, कॉन्फ़िगरेशन है। एनी लिमिटिंग फैक्टर व्हिच कैन चेंज द शेप एंड केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम कैन आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि एक ऐसा फैक्टर जो एंजाइम की केमिस्ट्री को चेंज कर रहा है या ऐसा फैक्टर जो एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा है, तो इससे यह जाहिर होता है कि वही फैक्टर एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम के काम करने के रफ्तार को, तरीके को भी चेंज कर सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम के काम करने की रफ्तार को चेंज कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज अ रेट। रेट किसे कहते हैं? सबस्ट्रेट कैटालाइज्ड बाय एंजाइम इन यूनिट टाइम। कि किसी भी वक्त के एतबार से, टाइम के एतबार से किसी चीज का बदलना, किसी चीज का चेंज अप करना, उसको आप नाम देते हैं रेट। और ये हमारे पास कोई एनी चेंज इन टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कोई तब्दीली हो सकती है। सपोज हम बात करते हैं कि एंजाइम है E1, एक एंजाइम है E2, ये भी 2 सेकंड लेता है, ये भी 2 सेकंड लेता है, लेकिन ये जो एंजाइम E1 है ये टोटल 200 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है, यानी 200 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। तो जबकि दूसरा जो एंजाइम है वो 2 सेकंड लेता है, टाइम तो वही है, लेकिन वो 400 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। एंजाइम भी वही है, ठीक है, मॉलिक्यूल भी वही है, लेकिन जो चेन में टाइम भी वही है, लेकिन जो मॉलिक्यूल की कन्वर्जन है, सबस्ट्रेट की कन्वर्जन है प्रोडक्ट के अंदर, वो चेंज हो गई है। इसी चेंजमेंट को हम नाम देते हैं इन 1 यूनिट टाइम। जो चेंजमेंट हो रही है इसको आप नाम देते हैं रेट। फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, हमारे पास वो फैक्टर है टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, एक्टिव साइट सैचुरेशन। बहुत ज्यादा ऐसे हमारे पास जो है ना फैक्टर हैं जो एंजाइम के काम करने के रेट को, रफ्तार को और उसके जो सेंसिटिव एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला जो फैक्टर मैंने डिस्कस करना है वो हमारे पास है टेम्परेचर। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर हमारे पास जो है ना, टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ाते जाएंगे। ये ग्राफ के अंदर चीज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, उसी हिसाब से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता गया। टेम्परेचर, ऑल एंजाइम वर्क एट द मैक्सिमम टेम्परेचर। एक सर्टेन लिमिट के अंदर जो है टेम्परेचर के अंदर आपको तमाम एंजाइम बॉडी के अंदर काम करते हैं, एक सर्टेन लिमिट होती है। हर एंजाइम जो है ना एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, खास स्पेसिफिक पीएच पर काम कर रहा होता है। तो इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्शन इज मैक्सिमम, यानी जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, आप उसको नाम दे सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का। हमारी बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, जो थर्मोरेगुलेशन है, मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, दैट इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंसान की बॉडी का टेम्परेचर है, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो वो 98
6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में देखें तो 310 केल्विन। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, और इसी चीज को मेंटेन करना, इट मीन हमारी बॉडी का सेटअप मेंटेन करना। डीनेचुरेशन, बोर्ड के अंदर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 आपके बोर्ड ऑफ पैटर्न के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा हाउ एंजाइम डीनेचर्ड, या ऐसे भी आ सकते हैं व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। तो इसका जवाब क्या लिखना है आपने कि व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीज, रिएक्शन रेट इज आल्सो इंक्रीज, रिएक्शन प्रोसेस एंड रिएक्शन प्रोसेसिंग इज वेरी फास्ट। When heat is provided, kinetic energy of the molecule of the atom of the amino acid also increase. Temperature increase करने से coulomb increase होगी, और vibration of the atom, vibration of the substrate, vibration of the amino acid also increases. लेकिन एक वक्त ऐसा आता है if the vibration become too violent, अगर के उन एटम्स के अंदर या एंजाइम के अंदर जो पाए जाने वाले अमाइनो एसिड है उनके अंदर इतनी ज्यादा शोखी आ जाए कि वो इतनी ज्यादा वायलेंट हो जाए, देन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जो कि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाती है, एंड एंजाइम आर डीनेचर्ड। तो एंजाइम आर सेड टू बी डीनेचर्ड। वो कहते हैं एक लिमिट के अंदर आप जो है ना टेम्परेचर देते रहे, हीट देते रहे, एंजाइम काम करता रहेगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर को, हीट को एक लिमिट क्रॉस करने के बाद क्रॉस कर जाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उनके अंदर वाइब्रेशन और कुलयन एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है, और वही कुलयन उनकी केमिस्ट्री को, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को, उन एंजाइम की स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं, और एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं। इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम। ग्राफ के अंदर देखें, हमारे पास है एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर रिएक्शन का रेट है, और जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। यहां पर एक मैक्सिमम रेट तक एंजाइम काम करता है, उसके बाद ये काम की जो स्पीड है वो ऐसा ऐसा स्लो होती जाती है, और इसी चीज को हम नाम देते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आती है, वो ये है कि रेट ऑफ एंजाइम डबल एट विद द 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक 10 गुना इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का जो रेट है वो 2 गुना बढ़ जाता है, यानी डबल हो जाता है। ये तो था हमारा टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम के एक्शन को जो है ना मुतासिर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फैक्टर है, दैट इज नोन एज पीएच, पोटेंशियल हाइड्रोजन, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज पीएच। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक कहलाता है, 7 इज अ न्यूट्रल, और जबकि 7 से ज्यादा है तो वो बेस कहलाता है। तो तमाम के तमाम एंजाइम नैरो रेंज ऑफ पीएच पर काम करते हैं और मैक्सिमम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। इस नैरो रेंज ऑफ पीएच को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच। द पीएच वेयर द एंजाइम एक्शन या वेयर द एंजाइम परफॉर्मेंस इज वेरी मैक्सिमम, उसको आप नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच। तो याद रखना, अगर हम एक्सट्रीम पीएच दें और माइनर पीएच दें, तो ये माइनर और एक्सट्रीम पीएच जो आयोनाइजेशन काज करेगी, आयंस को तोड़ेगी, एटम्स को तोड़ेगी, अमाइनो एसिड के अंदर डिस्टरबेंस होगी, और वही कुलयन ज्यादा होगी। साफ ज़ाहिर है एंजाइम जो है ना डीनेचर हो जाएंगे, ब्रेक द बॉन्ड एंड डीनेचुरेशन विल बी अकर। सम कॉमन एग्जांपल आर गिवन बिलो। आपकी बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में से मैंने कुछ एंजाइम लिखे। वो टेबल बोर्ड के लिहाज से बड़े ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में से उसमें से एक एमसीक्यू जरूर आती है। तो एक पेप्सन जो कि पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, हमारे मैदे के अंदर स्टमक में काम कर रहा है, उसकी पीएच जो है ना 2 है। सक्रेज एंजाइम ये 4.50, आर्जिनेज एंजाइम 9.70। तो यहां पर देखें कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो एसिडिक मीडियम में काम कर रहे हैं, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो बेसिक मीडियम में काम कर रहे हैं। इनको हम नाम दे सकते हैं। एक को नाम देते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम, जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर काम कर रहे होते हैं, जबकि जो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के बाहर काम कर रहे होते हैं उनको हम नाम दे सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड फैक्टर, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, के वो मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं उनको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट एंड एक्टिव साइट फिलिंग, कि जितनी ज्यादा एक्टिव साइट होंगी वो फेल होंगे और उतना सबस्ट्रेट होंगे, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। व्हेन ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर ऑक्युपाइड,
जब तमाम एक्टिव साइट एंजाइम की ऑक्युपाइड हो जाए बाय द सबस्ट्रेट, देन रेट इज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज सैचुरेशन। या शायद क्वेश्चन आ सकता है, हाउ एंजाइम कैन बी सैचुरेटेड, या हाउ एक्टिव साइट सैचुरेशन अकर, या सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट क्या होती है। तो ये होगा कि जब ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, द चार्ज बेयरिंग साइट ऑफ एंजाइम, दैट इज नोन एज एक्टिव साइट, जब तमाम एक्टिव साइट पुर हो जाए, फिल हो जाए, मजीद एंजाइम जो है ना एक्टिव साइट मौजूद ना हो, तो हमारे पास सबस्ट्रेट तो हूं लेकिन एक्टिव साइट ना हो, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थे, 3 एंजाइम मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं एंजाइम के लिए E1, E2 और E3 तीनों के तीनों एंजाइम की एक्टिव साइट फिल है, पुर है। इस सिचुएशन को आप नाम देते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। उसके बाद हम देखते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन, चौथा आखिरी फैक्टर है जो एंजाइम की कंसंट्रेशन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी ज्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज्यादा सबस्ट्रेट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट के अंदर, उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट बाय 2 फोल्ड। जैसे 2 एंजाइम होंगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, मोर एंजाइम मोर एक्टिव साइट एंड मोर सबस्ट्रेट विल बी चेंज इनटू द प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था कि किस तरह से कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एंजाइम के काम करने की रफ्तार को मुतासर करते हैं, एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।